आज हम लोग यहाँ एक उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं और उद्देश्य ये है कि किस तरह से हमारे युवा की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है। जैसे यहाँ का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, अगर वो दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है या इवन लखनऊ ही चला जाता है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वहाँ के पढ़े हुए जो लड़के हैं सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सेम क्वालिफिकेशन डिग्री उनके पास है, पर उनके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या इवन आप अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करेंगे, जैसे चाइना की ही बात कर लीजिए, तो अभी हमसे पहले दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना हुआ करती थी, पर वहाँ पे शायद जॉब की इतनी समस्या नहीं है। क्यों? वो क्या, आप अपने अगर देश में देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बैग हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, वो सारे चाइना से बन के आते हैं। यानी वहाँ का जो हर एक युवा है वो जॉब खोजने की जगह अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करता है। और अब तो आपको पता है कि हम दुनिया के नंबर 1 या मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है। तो 2 चैलेंजेस हमारे सामने हैं। एक कि हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे जो मेट्रो सिटीज़ के जो युवा होते हैं, कैसे उनके साथ हम खड़े रहें। अब हमारे दिमाग में एक भ्रम रहता है कि अगर हमारे पास MBA डिग्री होगी या BTech की डिग्री होगी तो ही हम अच्छी जॉब कर सकते हैं। आप यहाँ स्टार इंस्टीट्यूट में हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट है और प्लस ये कुछ डिग्रियाँ हैं, तो बिल्कुल आपको वही जॉब मिलेगी जो किसी MBA या BTech को मिलने वाली है। पर एक गलत परसेप्शन के चलते हम पहले ही अपने दिमाग में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति MBA है तो शायद हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ऐसी कौन सी डिग्री है जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कैसे अपने आप को हम प्रेजेंट करें, क्योंकि अगर अभी यहाँ से हम बात करें तो डिग्री तो हो गई, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कहीं से रेफरेंस मिल जाएगा या कहीं से अगर रेडीमेड जॉब मिल जाए तो अच्छा है, हम इंटरव्यू में नहीं जाएंगे, हम ग्रुप डिस्कशन में नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ ही ये तो हमारा और कोचिंग संस्थान का प्रयास हो गया कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो स्टार इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी आप लोगों के साथ वही चीज़ें हो रही हैं। आप यहाँ से एक रॉ मटेरियल की तरह आते हैं और जब यहाँ से निकल के जाते हैं तो कुछ डिग्री, कुछ क्वालिफिकेशन लेके जाते हैं, और एक उम्मीद भी होती है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा मौका मिलता है तो शायद आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेंगे। और मैं भी वही करता हूँ सर। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की डिग्री देते हैं, कंप्यूटर का डिप्लोमा देते हैं, और मैं पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हूँ। अभी मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसके माध्यम से मैं अलग अलग CBSE बोर्ड के स्कूलों में जाता हूँ और अपने प्रोग्राम को वहाँ पे रन करता हूँ और वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में क्रिएट करता हूँ। तो इन 2 सालों के अंदर मैं 2-3 स्कूल से जुड़ा, और सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि हम यहाँ के युवा के पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें हम ऐड कर पाएँ। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव होता है। जैसे आपने देखा कि अभी हाल ही में 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और जिसका एक ही उद्देश्य था कि हमारी वर्तमान चैलेंजेस के हिसाब से अपने यूथ को हम तैयार कर सकें। तो अभी आपके सामने जो गेस्ट अभी आएंगे तो वो इसी एजुकेशन पॉलिसी को आपको नरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि श्रीपदा एकेडमी में चलाता हूँ और जिसके माध्यम से मैं स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देता हूँ। तो मेरे बारे में इतना ही। अब हमको स्वागत करना पड़ेगा हमारे गेस्ट का, जो बहुत ही रिसोर्सफुल गेस्ट है वो, और आई होप कि अगर आप समय देते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू। आज का जो विषय है, शिक्षक और शिष्य में क्या महत्व है, उसको हम कैसे उसको अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं, उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में भी सर थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हम लोग के बीच में आमंत्रित हो चुके हैं, आ चुके हैं प्रोफेसर अनिल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर स्टार इंस्टीट्यूट में। चंद्रभूषण मिश्रा जी परिवर्तन योग्य संरक्षक हैं नई दिल्ली के, और सचिन कुमार सिंह जी बेसिक शिक्षा से हैं, परिषद से हैं, अध्यापक हैं, और रंजना मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और आज की इस पूरे आयोजन के लिए मैं अपने अतिथियों के तरफ से, साथ ही अपनी तरफ से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दीपक सरकार जी, इन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम को करने के लिए इन्होंने अपनी अनुमति दी है। तो बहुत बहुत आभार सर कि हम अतिथियों को आपके तक लेके आए। तो आज का जो विषय है, हम डायरेक्ट माँ सरस्वती का स्तुति करते हुए डायरेक्ट हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहले सर्वप्रथम हम लोग के जो बीच में बेसिक शिक्षा परिषद से हैं सचिन कुमार सिंह जी, एक छोटा सा परिचय और आज का विषय क्या उस पर थोड़ा सा आमंत्रित करते कि सर आए, 2 शब्द जो है
इस पर बाकी मुख्य में सर विस्तार से बताएंगे। चंदौली में मैं मतदाता जागरूकता का नोडल प्रभारी भी हूँ, स्वीप का जो है, और भारतीय शिक्षण मंडल में सह प्रांत मंत्री का पद हमारा है। यहाँ पे बैठे हुए संजय भाई जी को, रंजना भाभी, BHU से आए हुए डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी और परिवर्तन योगेश से बैठे हुए सर, सभी लोगों को हमारे तरफ से जो है प्रणाम स्वीकार हो। और एक छोटे से ध्येय वाक्य के साथ हम जो है, एक हमारा ध्येय वाक्य है, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का यही ध्येय है। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का जो ध्येय है उसको भी सर ने विस्तार से बताया, और ये कड़ी हम आगे बढ़ाते हैं और बच्चों के साथ और शिक्षा की जो पद्धति है उसको, और साथ ही जो हमारे समाज में जो बच्चों का जो एक इन्वॉल्वमेंट है कि किस तरीके से बच्चे समाज के लोगों के साथ जुड़ते हैं और अपने बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही समाज से बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग के बीच में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तमाम संगठनों में कार्य करते हैं और लगातार समाज को नई नई प्रेरणा, नए नए उद्देश्य जो उनके विकास के लिए, नगर के विकास के लिए और साथ ही उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास के लिए वो कार्य करते हैं। तो हम लोग के बीच में है चंद्रभूषण मिश्र कौशिक जी, जो परिवर्तन युग के संरक्षक है, और साथ ही आपने नगर में एक नाम सुना होगा पिता संस्था का, उसके भी संरक्षक हैं। बहुत सारी विधा इनके पास है और लोगों के बीच बच्चों से बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं कि सर 2 शब्द बच्चों के लिए और किस तरह से इनके जीवन में काम करेगा उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत इसलिए कि आप बहुत संख्या में हों और बहुत बढ़िया करें, इसलिए बहुत बहुत मेरे गुरुजन हैं, मेरे श्रेष्ठ साथी जन हैं, मेरे अपने लोग हैं। सबका हम अनुमति इसलिए अपने गुरुजन के समक्ष रखना चाहेंगे कि इनकी अनुमति से ही हम कुछ इस विषय पर बोल सकते हैं, क्योंकि विषय ही गुरु से शुरू होता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में नीति, नियत और न्याय, मैं कहूँगा कि इसी के सापेक्ष आज अपना पक्ष में रख। नीति, नियत और न्याय, जब तक आपकी नीति नहीं होगी तब तक आप किसी चीज़ को अपने जीवन के अनुकूल नहीं बना सके। जैसे हम लोग भारतीय हैं, लेकिन हमारे जीवन शैली पर प्रभाव जो था, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार में एक परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या हुआ कि हम अपने घर को, अपने भोजन को, अपने लोगों से ज़्यादा दूर जाकर कहाँ खड़े हो गए, उनके करीब हो गए जो मेरी परिकल्पनाओं के विषय थी, जिनको हम जी नहीं रहे थे। यहाँ से आपकी जो है नीति बनती है, नीति पर आप इसको स्मरण में रखें। फिर नियत, आपका नियत सीखने का होना चाहिए और गुरु का नियत होना चाहिए सिखाने का। लेकिन परिवेश के विपरीत अगर कुछ से सिखाया जाए तो आप लोगों को भी मुश्किल होगा और सिखाने वाले को मुश्किल होगा। जैसे आप माने छात्र हैं, आप छात्र दीर्घा में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत हलचल हो रही है, तो गुरु जिस विषय से आपसे बात करना चाहेगा वो विषय कमज़ोर हो जाएगा। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन वो विषय कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप बहुत एकाग्रचित होकर अपने गुरु को सुनने के लिए बैठे हैं और गुरु एकाग्रचित नहीं होगा और आप पर उसका ध्यान नहीं होगा, तो उसकी नियत जो है उसके साथ बहुत न्याय नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आप पक्ष आते हैं कि न्याय क्या होगा। आप कंप्यूटर सेंटर में, संयोग से दीपक भाई सबको बताएं कि मैं बहुत पहले एज ए प्रोग्रामर कंप्यूटर की पढ़ाई किया IIT इलाहाबाद से, और इस क्षेत्र में काम इफ़ और देन, पूरे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो होती है इफ़ और देन पे है। अगर ऐसा हुआ तो ये, ऐसा नहीं हुआ तो ये, इसकी फंक्शनिंग, जितने सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग है सारा इसी पर आधारित है। हम भारतीय शिक्षा पद्धति को अगर समझें
उसमें गुरु समाहित है। गुरु माने शिक्षक, उसमें जो है पूरी तरह से हम गुरु पूजा करते हैं। आप हम लोग के बच्चों का जन्म भारत में जब होता है, चाहे किसी धर्म संप्रदाय विधि विशेष किसी से जुड़े हुए, हमारी एक पद्धति है, हम खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ एक भय तो होता है ना कि डॉक्टर अगर बहुत पैसा मांग दिया तो माँ की पीड़ा से ज़्यादा डॉक्टर के पैसे की पीड़ा व्यक्ति पर हावी हो जाती है। लेकिन उस बच्चे का उसको बोध नहीं है, जो बच्चे के लिए सारा घटनाक्रम घटित हो रहा है उसको बोध नहीं है। भारत की शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी भूल जो हो रही थी वो यही हो रही थी कि जिनको सीखना है उनको उसका बोध ही नहीं था कि हमको क्या सीखना है। सिखाने वाला भी नीतिहीन, नियतहीन और न्यायहीन। सीखने वाले को जो डिलीवर किया गया वही मिला। तो हम सब क्या हो गए कि हम एक विदेशी पद्धति अपना ली। विदेशी मतलब कोई कंट्री से मतलब नहीं है, जो हमारे अनुकूल नहीं है। और वो अब आप मजाक में एक बात सोच लीजिए कि अभी आप सब टी शर्ट पहने हैं या छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, जो आज का एटमॉस्फेयर है, गर्मी है, तो अभी कोई आ जाए साथी आपका स्वेटर वेटर पहने हुए, तो आप क्या करेंगे? आप या तो उसके दिमाग पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कि या तो इसका खत सरक गया है, या तो फिर आपको होगा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बताएगी ना, जस्ट लाइक शिक्षा पद्धति में उत्तर ऐसा बदलाव हुआ, जो शिक्षक आदर्श का आधार था वो क्या हो गया, एक व्यवसायिक कर्मचारी, सर भैया व्यवसायिक एक कर्मचारी जैसा हो गया। हम सिर्फ ये जान करके खुश हो जाते थे कि प्रोफेसर साहब की वेतन 2 लाख रुपए, लेकिन हम उस प्रोफेसर को आदर नहीं दे पाते थे जिसने पैसे से ज़्यादा अपने जीवन को बच्चों के बीच में खपा दिया। और उस खपाने के बीच में उनके बच्चे शायद वो अधिकार नहीं पा पाए जो वो एक विचारधारा से फैलाना चाहता था। हमारी जो शिक्षा, नई शिक्षा नीति है, उस नीति में यही बदलाव है। शिक्षक के प्रति आपकी समझ का अधिकार है। अधिकार मतलब कि दीपक सर पढ़ा रहे हैं तो आपको ये अधिकार है कि आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और आप नंबर दे सकते हैं। पहले क्या नंबर देते थे, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अब पढ़ना तो है। लेकिन अब ऐसा ऑप्शन नहीं है नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति में ये ऑप्शन है कि आप अपने शिक्षक को भी जज कर सकते हैं। अमूमन एक चीज़ बहुत सुंदर उसमें है कि आपका साथी आपको जज करेगा और दूसरा साथी आपको जज करेगा। ये नंबरिंग है, बेसिक जो आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट होता है उसका पार्ट है। बहुत छोटी छोटी चीज़ परिवर्तित है इसमें, पार्ट है। मतलब आप अपने दोस्त को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उसमें ऑप्शन है। शिक्षा के पैरेलल जो सिस्टम चेन जो बना है उसमें ये क्रम बना हुआ है। तो शिक्षा में जो नीति है वो नीति क्या है? नीति बनाने वालों ने वर्तमान परिवेश और भारतीयता को ध्यान में रख करके हमारी मौसमी परिवेश, हमारे यहाँ छुट्टी जिस समय में होती है उस समय में छुट्टी की ज़रूरत है ना। अनावश्यक समय में हमारी छुट्टी अगर हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इन विधियों को जोड़ते हुए पूरी शिक्षा पद्धति चली है। इसमें गुरु की भूमिका एकदम है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बस ये नहीं कि गुरु को भगवान मान लो। क्यों भगवान मान ले? काय को माने? जब तक मेरी नीयत और मेरे गुरु की नीयत में आदर्श और आचार्य भाव नहीं आएगा तब तक हम गुरु नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? काय को मानेंगे? जब आपसे मेरी आस्था जुड़ जाएगी। मैंने एक किताब लिखा था, उस किताब का एक लाइन लिखा था जो मेरे जीवन में भी आदर्श बन गया। मैंने उसमें लिखा था, आस्था ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। कोई देवत्व के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई चीज़ विधा करने की जरूरत है। हमारी आस्था सड़क चलते किसी गिरे हुए व्यक्ति पर तुरंत आती है कि ये घायल है, इसका उपचार होना चाहिए। वहाँ परमात्मा का आगमन हो जाता है और वहाँ भारतीयता कायम हो जाती है, क्योंकि हमारा संस्कार हर एक दूसरे से जोड़ करके नीति बनाता है, नियत बनाता है और न्याय करता है। आप सामने वाले का सर फोड़ दें, ये हमारे यहाँ न्याय में भी नहीं है।
आपको कानूनी पद्धति से दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद उसको जज करना पड़ेगा और जज करने के बाद न्याय करना पड़ेगा। बस समझिए। तो शिक्षा पद्धति में गुरु हमारा जो है वो मेरे आचार विचार और व्यवहार का आदर्श है, और इस आदर्श में जब आस्था का जन्म हो जाएगा तो गुरु पूजनीय हो जाएगा और परमेश्वर हो जाएगा। अगर गुरु में वो चरित्र नहीं है तो भारतीय संस्कृति कभी नहीं कहती है कि आप अंधे होकर, आचार विहीन होकर, व्यवहार विहीन होकर, नीति विहीन होकर, चरित्र विहीन होकर के कोई चीज़ करिए। माँ, एक लाइन में भाभी जी भी हैं तो सुने, मैंने एक कविता बच्चों के लिए लिखा, थोड़ा सा अपना भी संवाद कर लूँ कि मेरा भी थोड़ा प्रचार हो जाए, कि आप लोग समझ लें कि बच्चे चूँकि लोकल हैं तो अच्छा लगता है अपने कि खिलौना कब लाकर दोगे, सच सच बतलाना पापा जी, हाथी लाओगे घोड़ा लाओगे, क्या लाओगे पापा जी, मम्मी को मत बात बताना वह मना करेगी पापा जी, बाबू को तो ला देती है हमको नहीं पर पापा जी, लड़की अपनी नहीं होती है यह मम्मी कहती पापा जी, यह मम्मी कहती। अब सोचिए हमारी आचार विचार में ये भाव आ गया था। बेटियां सेकंड लाइन लेंथ पर हैं, लेकिन अपनी शिक्षा पद्धति में कहीं ऐसा नहीं है, मेरे चरित्र में कहीं ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति और संविधान हमारे उसमें कहीं वो पीछे नहीं है। क्यों पीछे हैं? जिसके पास त्याग क्षमता होगा वही कहेगा बेटा तुम पहले ले लो, भाई तुम ले लो पहले, मैं तो बाद में खा लूँगी, क्योंकि मेरा चरित्र निर्माण ही हुआ है त्याग, तपस्या और आचार विचार। माँ से लिया है हमने, कहाँ से लिया है? माँ से लिया है, दादी से लिया है। भारतीय शिक्षा पद्धति और गुरु इसी दोनों में समाहित है, मिला जुला है। तो चरित्र को बहुत क्लैरिफाई करके जीना होगा, और जीना होगा तब जाके हम जज कर पाएंगे कि हमारा शिक्षक कैसा होना चाहिए। हमारे पूजनीय तो है, पूजनीय है, पूजा किया जा सकता है, लेकिन पूजनीय उसकी पूजा क्या है? उसको माला फूल और बड़े बड़े वो चढ़ा के नहीं, उसने आपके लिए जो निर्धारित किया है वो पूरा करके उसको समर्पित करेंगे, ये उनका पूजनीय भाव है और पूजा पद्धति है। बात समझ गया ना? कि जैसे दीपक सर ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि मेरे इतने बच्चे हैं और सब टॉप कर जाएं, संयोग ऐसा हो कि सारे टॉप हो जाएं, इनको माला पहनाया जाए या ना पहनाया जाए, ये जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेंगे तो हर माँ बाप तो कहेगा ही, आस पड़ोस के लोग भी कहेंगे कि दीपक सर के इंस्टीट्यूट का तो जलवा है भैया, सारे बच्चे बहुत अच्छे। बात सोचिए, पूजा हो गया कि नहीं? पूजा मतलब आदर देना, आदर अविश्वास के साथ आदर देना, और आदर को बहाल कर देना, माने कायम कर देना, स्थापित कर देना। तो गुरु के प्रति आचरण आपका समर्पण भाव से होना चाहिए। शिक्षा कभी ये सच की मत सोचिए कि ये मशीन बोल रहा है, ये एक वफादार नौकर है, इसको जो आदेश दीजिएगा वही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप कौन हैं? आप वो मालिक हैं जो थोड़ा सा शुरू से सीखते 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 एक दिन इसको आप आदेश देंगे और इसके लिए फंक्शन क्रिएट कर देंगे। बात समझ गए ना आप? तो यही भारतीय संस्कृति में गुरुजी हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप सब इस पे बहुत पारंगत है। देश के बहुत हिस्सों में आपको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति मतलब समझिए एक नई नीति शिक्षा की बनी है। जो पुरानी नीतियाँ जो थी उसमें जो कमियाँ थी, जो जनता की ज़रूरतें थी, देश की ज़रूरत थी, और हमारे जो आचार विचार, हमारा व्यवहार के उसके अनुकूल उसको बनाया गया है, उसकी बात। तो आप तो उसमें पारंगत हैं। संयोग ऐसा है कि जहाँ बैठे हैं ना, ये मेरी पूजा है, इनके पास बैठ जाना ये मेरी पूजा है, मेरे लिए और कोई पूजा नहीं। मैं बैठा है, मैं पूजनीय इसलिए अपने भाव के बगल में बैठ गया, तो मेरे लिए आप सबको पुनः एक चीज़, बहुत लंबा विषय नहीं है, आप लोग अपने आदर्श में दिए, अपने गुरुत्व में जिए। पहले क्या बनाएंगे? नीति, मुझे पढ़ना है। फिर नियत बनाएंगे कि मुझे 4 घंटा पूरे अपने इस विषय को देना है, इस विषय को देना है, इस विषय को देना है, 4 घंटे में उसको डिवाइड करेंगे।
उसके बाद न्याय करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आदर करना है तो आप हम सबको आदर करें। आप लोग इतने आदर भाव से बढ़े, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। तो मैं आप सब से विशेष तौर से आग्रह करूंगा कि आप एक जोरदार ताली बजाते हुए हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर हरि सिंह जी हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि सर आप अपना बहुमूल्य समय आपने दिया और आज आपके सामने हमारे बच्चे बैठे हैं, इसी इंस्टीट्यूट के बच्चे बैठे हैं। आप अपने मुखार बिंदु से जो है इन बच्चों को उनके जीवन का एक उद्देश्य दें और उसमें ये बच्चे आगे बढ़ें। प्लीज़। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में इस स्टार इंस्टीट्यूट के परम आदरणीय निदेशक महोदय, मंच पे बैठे हुए हमारे सहयोगी मित्रगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस माह के 3 से लेकर और आने वाले 2 जुलाई तक भारतीय शिक्षा मंडल ने एक अभियान लिया हुआ है। भारतीय शिक्षा मंडल क्या है, ऐसा सचिन जी ने आपको बताया, उसका ध्येय वाक्य। तो उसी अभियान के निमित्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आज संजय जी की सहयोग से आज ये तीसरा कार्यक्रम है मेरा। भारतीय शिक्षा मंडल जो व्यास पूजा का कार्यक्रम वो अभियान के रूप में लिया है, व्यास पूजा जिसको कि गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सभी जानते हैं। इस अभियान को लेने का उद्देश्य ये था कि जो आज भारतीय समाज में गुरु के गुरुत्व की कमी आती जा रही है, गुरुत्व मतलब उसके आकर्षण की, और वहीं जो शिष्य है उसके भी शिष्यत्व में कमियां आती जा रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही। इन दूरियों को कैसे पाटा जाए, कैसे कम किया जाए, इसलिए क्यों ना एक अभियान लेके हम अपने विद्यार्थियों के बीच, अपने गुरुओं के बीच, हम उन गुरुओं के सम्मान के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें। और उसी प्रेरणा की कड़ी में आज हम यहाँ आए हुए हैं। इस संस्थान के निदेशक महोदय को मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज अक्सर आप सुनते हैं कि भारत जो है सोने की चिड़िया थी। तो वो सोने की चिड़िया क्या थी, कैसी सोने की चिड़िया थी? एडस मेडिसिन नाम का एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने पूरे विश्व के इतिहास, आर्थिक इतिहास को लिखने का प्रयास किया। और वह जब देखते हैं कि जब विश्व का आर्थिक इतिहास देखते हैं और भारत के आर्थिक समृद्धि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित वो लिखता है कि 14वीं शताब्दी तक तो भारत जो है 66% पूरे विश्व के जीडीपी का अकेले हिस्सेदार था। 15वीं शताब्दी में चीन का उदय होता है और चीन जो है पूरे वर्ल्ड की 40% जीडीपी के साथ जो है आगे बढ़ता है और भारत पहले स्थान पे और चीन दूसरे स्थान पे होता है। ये जो आर्थिक व्यवस्था थी ये भारत को सोने की चिड़िया कहलाती थी। इस कारण से भारत सोने की चिड़िया थी। पूरा विश्व भारत की ओर देखता था, व्यापार के दृष्टि से, सांस्कृतिक रूप से और शिक्षा के दृष्टि से। विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, हम पूरे विश्व के लोग जब शिक्षा को समझ नहीं पाते थे, शिक्षा के प्रति उनकी वास्तविक दृष्टि नहीं थी, उस समय भारत में विश्व से लोग आकर शिक्षा का अध्ययन करते थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए आते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो विश्वविद्यालय हैं, जब इनका आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इस भारतीय शिक्षा की गौरवशाली परंपरा को पता चलेगा। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया
उसके जलाने के बाद से भारत की जो शिक्षा थी उसका विकेंद्रीकरण हुआ। शिक्षा जो है गुरुकुल में, गृह गुरुकुलों में परिवर्तित होती गई और जो गुरु थे अपने गृह में ही गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा का विस्तार करने लगे। आपसे थोड़ी दूर पे ही काशी, जो पहले यह भी भाग काशी के अंतर्गत ही आता था, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही आता था, जाके वाराणसी में देखिए तो वाराणसी में 1500 से अधिक गुरुकुल आज भी चलते हैं, जिन गृह गुरुकुल की बात मैं कर रहा हूं। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो समाज पोषित थी, सरकार के अधीन नहीं थी। जब समाज पोषित शिक्षा व्यवस्था थी तो भारत सोने की चिड़िया था, और जब सरकारी शिक्षा हो गई तो भारत की क्या स्थिति हुई आप देख रहे हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। जब अंग्रेज भारत आए उस समय भारत में अंग्रेजों ने सर्वे कराया और पूरे देश को 4 भागों में बांट कर जब सर्वे कराए तो उस सर्वे में प्राप्त करते हैं कि दक्षिण में 100% शिक्षा मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पंजाब प्रेसिडेंसी के माध्यम से जो सर्वे आए उसमें 96, 98, 92 इस तरह की शिक्षा का प्रतिशत रहा है पूरे देश में। यानी कि पूरे देश में शिक्षा जो है 95-96% के आसपास रही है, ऐसा अंग्रेजों का सर्वे था। और जब अंग्रेज छोड़ के भारत जाते हैं तो ये शिक्षा की स्थिति 7% से भी कम हो जाती है। ऐसा क्या होता है? इतना ही नहीं, आपने मेगास्थनीज का नाम सुना होगा। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। उस पुस्तक में मेगास्थनीज लिखता है कि मैं जब भारत का भ्रमण कर रहा था तो पूरे भारत का भ्रमण करते हुए मैंने भारत की क्या अद्भुत संस्कृति रही है उसका नमूना मुझे जगह जगह देखने को मिलता था। मैं खोजता था कि भारत में लोग विवाद क्यों नहीं करते, लड़ते क्यों नहीं, झगड़ते क्यों नहीं हैं। आज जिस भारत में न्यायालय में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है, उस भारत के बारे में एक विदेशी इस प्रकार लिखता है और वह बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं तो बड़ा खुश हुआ कि पाटलिपुत्र के पास पहुंचा तो वहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ने का कारण क्या है? एक व्यक्ति ने अपना खेत बेचा हुआ है, दूसरे ने खरीदा। जिसने खेत खरीदा उसको हल चलाते समय उस खेत में स्वर्ण कलश का घड़ा मिलता है, उसमें स्वर्ण मुद्राएं मिलती है। वह उस व्यक्ति के पास लेके जाता है जिसने खेत बेचा है कि भाई मैंने इस खेत का मूल्य दिया था, इस घड़े का मूल्य नहीं दिया था, ये तुम्हारे खेत में से प्राप्त हुआ है, ये मेरा नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे मिलना होता तो मुझे पहले मिला होता, ये तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, तुमको ले लेना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और दोनों आपस में इस बात के लिए लड़ते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। इस बात को जब वहाँ की ग्राम पंचायत नहीं सुलझा पाती है तो राजा के पास जाता है और राजा ने भी इस दुविधा में जब पड़ते हैं तो अपने राजपुरोहित से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। राजपुरोहित बोलते हैं कि ये दोनों अपने स्थान पे सही हैं, इन दोनों ने अपने पौरुष से, अपने परिश्रम से इस धन को नहीं कमाया, इसलिए धन को मिट्टी के समान समझ रहे हैं। लेकिन राजा ऐसा नहीं कर सकता। राजा तो सभी प्रजा का जो है स्वामी होता है और उस राजा को चाहे पाप हो या प्रजा का पुण्य हो उसका स्वयं ही वर्ण करना पड़ता है। आपको इस स्वर्ण कलश को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यह स्वर्ण कलश जो है राजकोष से सम्मिलित नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, और जितना जल्द हो सके इसको समाज कार्य के लिए इस धन का उपयोग कर डालिए। राजा वही करते हैं। ये बात उसको आश्चर्यजनक लगती है।
ऐसी संस्कृति वाला भारत जहां पे इस तरह के मूल्य अधिष्ठित थे, क्या हुआ? तो देखते हैं कि इसके पीछे हमारी शिक्षा का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और कौन सी शिक्षा? जो 1835 में मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के जो अंग्रेजों को जो नियम बताए कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में हम परिवर्तन करेंगे, तभी इन भारतीयों पे हम पूरी तरह से राज्य कर सकते हैं। और उनको बोला, अपने पिता को पत्र लिखता है, बोलता है कि हमको भारत में काले अंग्रेज पैदा करना है। और उसके निमित्त उसने जो है भारत में शिक्षा को डिजाइन किया अंग्रेजी तरीके से, और कहा कि अब इनको जो है, जो इनका है उसके प्रति, इनके प्रति, इनके मन में, इनके हृदय में हीनता का बोध उत्पन्न करो। जब ये अपनी चीजों से, ये सभी, ये जो भारतीय समाज है, इनके अंदर किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं है, लेकिन जो इनका है उसके प्रति जब हीनता का बोध होने लगेगा, तब ये जाके काले अंग्रेज बनेंगे। और उसने इसके लिए शिक्षा को चुना। सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल की स्थापना बंगाल में की जाती है, कलकत्ता में। अंग्रेजी को महत्व देना शुरू किया गया। और आप लोग उसका अनुभव कर रहे होंगे कि आज समाज में जिसको अंग्रेजी आती है उसको बड़ा विद्वान माना जाता है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो विद्वान नहीं हुए, ऐसा समाज के लोग मानते हैं। ये भारत की दृष्टि नहीं थी, ये विश्व में अन्य देशों की दृष्टि नहीं है। मैं विश्व के कई देशों में घूमना हुआ है मेरा, लेकिन वहां के लोग अंग्रेजी को उतना महत्व नहीं देते जितना भारत में अंग्रेजी प्रतिष्ठित है। तो भारत की जड़ों से अगर काटना है तो भारत की भाषा को बदल दो, भारत के पहनावे को बदल दो, भारत के खान पान को बदल दो, फिर ये वास्तव में काले अंग्रेज बन जाएंगे। और उस दिशा में चलकर हम अपने ऊपर देख सकते हैं, अपने समाज को देख सकते हैं कि हम किस रूप में काले अंग्रेज बने हैं कि नहीं बने हैं। जन्मदिन मनाने की परंपरा, कितने गौरवशाली होकर, कितना गौरव के साथ हम केक लेके आते हैं और केक काटते हैं। क्या कभी हमने सोचा है क्या कि ये केक कहाँ का उत्पादन है, किस जलवायु में इसको होना चाहिए, किस जलवायु में इसका प्रयोग कर रहे हैं हम? दीप बुझाना, हम लोग बचपन में अगर दिए जलाए जाते थे तो उसको जब रात्रि में दीप निमिलन होता था तो माँ के पास लेके जाते थे कि माँ इसको आंचल से बुझा दो, क्योंकि मुंह से अगर फूंक दिया तो मार पड़ती थी। और एक बार मार पड़ गई तो दोबारा जो है ध्यान है कि उसको कैसे दीप को बुझाना है, तो माँ अपने आंचल से बुझाती थी दिए को। और आज बर्थडे मनाने पे जितने साल के हो गए उतनी कैंडल जलाएंगे, उतने दिए जलाएंगे और उतने बार मुंह से फूंक फूंक के उसको बुताएंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारी संस्कृति थी। हम दीप बुझाने वाले नहीं, दीप जलाने वाले थे। लेकिन उस संस्कृति को अपना के हमने दीप बुझाना शुरू किया और उसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं कई बार देखता हूँ गांव में, मैं एक गांव में की घटना बताता हूँ। वहाँ पे पति पत्नी, बेचारा गरीब परिवार, मजदूरी करता है, लेकिन अपने बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए उसकी पत्नी कहती है कि केक लाओ और कैंडल लाओ, दिया जलाओ, पूरे गांव में कुछ लोगों को खिलाओ, नहीं तो हम जो है तुमसे झगड़ा विवाद हमारा बढ़ेगा ही। इस तरह की संस्कृति किस तरह से पनप रही है, इसके पीछे किसकी भूमिका है तो आप देखेंगे तो शिक्षा की भूमिका है और हमारे गुरुओं की भूमिका है। इसका दोषी गुरु है। आज़ादी के बाद से आज तक अगर कोई विद्यार्थी अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं के मार्ग पे नहीं चल रहा है तो उसका दोषी कौन है? हमारे माता पिता है। माँ हमारी प्रथम गुरु होती है, पिता है, और जो विद्यालयों में शिक्षा देने वाले लोग हैं वो है दोषी। इस व्यास पूजा के माध्यम से गुरु के महत्व को बताने का काम पूरे समाज में भारतीय शिक्षा मंडल ने योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में अभियान के रूप में लेकर ये काम कर रहा है।
इसका उद्देश्य केवल यही है कि हमें अपने उस गौरवशाली इतिहास के प्रति पुनर्जागृत होना है, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। 2-3 उदाहरण मैं गुरुओं का दूंगा और विद्यार्थियों की आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। महाभारत का सभी लोग जानते होंगे, महाभारत का युद्ध। महाभारत में जो कौरव पांडव थे, उनके एक गुरु थे, उनका क्या नाम था? द्रोणाचार्य का कौरव पांडव के अलावा एक और शिष्य था, एकलव्य। इन तीनों में पांडव, कौरव और एकलव्य में सबसे अधिक अगर शिक्षा मिली तो दुर्योधन को मिली थी, और सबसे अगर कम शिक्षा मिली तो एकलव्य को मिली। गुरु का सानिध्य सबसे कम मिला तो एकलव्य को मिला। लेकिन ज्ञान की जहाँ तक बात है तो सबसे अधिक ज्ञान एकलव्य को मिलता है, और सबसे अधिक कम ज्ञान, जिसने सबसे ज़्यादा सानिध्य लिया, सबसे ज़्यादा अधिकारपूर्वक गुरु को से शिक्षा प्राप्त कर रहा था, वह दुर्योधन, वो सबसे कम ज्ञान प्राप्त किया। क्या कारण था इसका? कारण देखोगे तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एकलव्य के अंदर श्रद्धा थी। एकलव्य ने जो अपनी श्रद्धा थी, उस श्रद्धा से उनकी एक मूर्ति बनाता है, और उस मूर्ति में अपने उस गुरु के स्वरूप को देखता है, उनके प्रति निष्ठा जागृत करता है, और वो मूर्ति से वह सारे ज्ञान को अर्जित कर लेता है, जिनको पांडव और कौरव में से किसी ने उस ज्ञान को अर्जित नहीं किया। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर हमारी गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है और गुरु हमको कम ज्ञान भी देता है तो हम उसके सारे गुणों को हम सीख सकते हैं, ऐसा विद्यार्थी के अंदर भाव होना चाहिए। बिना इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। कहते हैं ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिलता है, और गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु खोजने का कार्य किसको है? जो शिष्य है, जो शिक्षार्थी है, वो उसको तलाश करने की जरूरत है अपने जीवन में गुरु की। जितनी लगन से आप गुरु की तलाश करोगे, उतनी ही लगन से आपका गुरु भी जो है आपकी तलाश कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को खोज रहे थे, और मिलते ही बोलते हैं, आ गया तू, इतनी देर लगा दी। नरेंद्र को माता पिता ने नाम दिया था नरेंद्र, लेकिन गुरु ने जो नाम दिया विवेकानंद, वो विवेकानंद आज युवाओं के हृदय सम्राट हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उनको अपना हृदय सम्राट मानते हैं। आप समझ सकते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से किस प्रकार व्यक्ति निखरता है। लेकिन श्रद्धा, व्यास पूजा के अवसर पे जब भी गुरु पूर्णिमा आए, अभी भी ये पर्व चल रहा है, मेरा आप सभी से यह विनम्र आग्रह है कि आपके जीवन में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर आज तक जिन गुरुओं ने आपको शिक्षा दिया है, आप उनके घर जाइए, उनके घर जाके उनसे आशीर्वाद लीजिए। हो सकता है कि वो गुरु आज जो है आपके शिक्षण कार्य में न लगे हों, पहले शिक्षण कार्य करते हों आपको, लेकिन आपको लगता है कि मेरे जीवन में उन्होंने जो बात बताई वो मेरे जीवन को संवारने में काम आ रही है। वर्तमान में जो गुरु हैं उनके घर जाना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव से अपने आप को नमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करिए, उनको सम्मानित करिए। ऐसा करने से आपका शिष्यत्व भी ऊंचा होगा और गुरु के गुरुत्व में भी वृद्धि होगी। आप गुरु शिष्य परंपरा में एक कहानी बताकर आपको जो है अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार एक राजा युद्ध में हार गए और हारने के बाद वहां से भाग निकले।
राजा भागते हुए जंगल में चले गए। राजा तो चले गए, लेकिन प्रजा को बड़ा दुख हुआ। जब प्रजा को दुख हुआ तो प्रजा देख रही है कि मेरा राजा नहीं है और मेरे राजा को अपमानित करके दूसरे राज्य के लोगों ने उनको ऊपर गलत तरीके से उनको भगाया है। पूरी प्रजा जो है विद्रोह करती है और उस जो राज्य जीता रहता है उसको भगाकर अपने राज्य से बाहर करती है। फिर राजा के खोज में निकल पड़ती है प्रजा। राजा भी निकलते निकलते एक जंगल में जाते हैं। अंधेरा हो जाता है। रात्रि में एक देखते हैं एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उनके शरीर पे कपड़े नहीं हैं। घोर ठंडक है। खाने के लिए उनके लिए कुछ दिख नहीं रहा। छोटी सी आग जला के उसके आसपास बैठे हुए हैं। पहुंचते ही राजा ने घोड़े से उतरते हुए कहा कि मैं इस राज्य का राजा था, अब मेरा सब राज्य छीन गया है। मुझे थोड़ी शरण मिल जाएगी क्या? आप लोगों के पास आश्रय मिल जाएगा? मैं बैठ सकता हूं क्या? उन संतों ने इशारा किया कि चले जाओ, वहां बैठ जाओ। तो एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठते हैं। पेड़ के नीचे बैठते ही उनके मन में इच्छा जगी कि वाह, कितनी यहाँ पे शीतलता है। थोड़ा अच्छी कुर्सी मिल जाती, अच्छा आसन मिल जाता, जिस प्रकार से मेरा राजभवन में था, तो कितना आनंद आता। जैसे उन्होंने इच्छा जाहिर की, वहाँ पे एक अच्छी सोफा उनको लग गया, जैसा राजभवन की गद्दी पे बैठते थे उसी प्रकार। कर ये तो बड़ा चमत्कारी पेड़ है भाई, मुझे तुरंत जो सोचा वो मिल गया। तभी उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कितनी तेज प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाता। जैसे इच्छा जाहिर की वैसे ही थाली सामने आ जाती। कहते मेरा घोड़ा भी बहुत मेहनत किया है, उसके लिए भी कुछ घास मिल जाती, तो घोड़े के सामने भी घास आ जाती है। राजा यही सोच रहे हैं कि ये कितना चमत्कार होता जा रहा है। मैंने संपूर्ण राज्य अपना खो दिया है, शायद मेरा राज्य भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं फिर से राजा बन जाता। तभी उनके प्रजा के लोग आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप चले आए। प्रजा इतनी दुखी थी कि आपकी अनुपस्थिति में सारी राज्य के लोग ने लड़ा और लड़ के विजय प्राप्त कर ली है। आपकी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप चलिए और अपना राज्य स्थापित करिए, अपना फिर से राज्य शासन पर बैठिए आप। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा वृक्ष है कि इसके नीचे बैठ के हमने जो कुछ मांगा वो मिल गया। और ये जो सन्यासी हैं, नंगे पड़े हुए हैं, ये कितने मूर्ख हैं कि अपने लिए कुछ मांगते नहीं, हमको यहाँ भेज दिए कि जाओ मांग लो, वहाँ मिल जाएगा सब कुछ। राजा चलते हैं। फिर उनको मन में आता है कि उनको शायद इन लोगों को ध्यान नहीं होगा, मैं बता दूं कि वहाँ जाके तुम लोग भी मांग लो, अपने लिए कपड़े मिल जाएंगे, कुछ खाने के लिए अच्छा मिल जाएगा, रहने के लिए महल मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे लिए भी, तुम लोगों ने हमको रास्ता दिखाया है। जाके कहते हैं कि आप कितने मूर्ख हैं आप लोग, बताइए, यही बगल में ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो मांगे वो मिल जा रहा है, और आप यहीं बैठ के इतनी यातनाएं झेल रहे हैं, क्यों नहीं अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? उन संतों ने उत्तर दिया कि मैं ये यातनाएं जो झेल रहा हूँ, इसके कारण उसके अंदर देने की शक्ति नहीं। जिस दिन मैं लेने लगूंगा उस दिन वो देना बंद कर देगा। इसलिए स्वयं से ऊपर उठना, अपने आप से ऊपर उठना, यही हमारी संस्कृति रही है, यही हमारी परंपरा रही है। भारत की संस्कृति जहां व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग से अगर परिवार का भला हो रहा है तो परिवार के भला के लिए व्यक्तिगत हित को त्याग देना चाहिए। पारिवारिक हित के अलावा अगर समाज का भला हो रहा है तो सामाजिक हित के लिए पारिवारिक हित को त्यागना चाहिए, और सामाजिक हित से अगर राष्ट्रीय हित का भला हो रहा हो तो उस सामाजिक हित को त्याग कर राष्ट्रीय हित पे ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
और मैं अतिथियों का तो आभार व्यक्त करूंगा ही कि इन्होंने आज समय दिया। लेकिन अब कार्यक्रम के समापन की तरफ हम लोग हैं, तो आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अपने अतिथियों को उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बताते हैं कि जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कि कौन है और किस तरीके से आज ये जो प्रांगण है आज इतना बड़ा हुआ और कितने सारे बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया। सर, आप दीपक ओझा जी हैं और हम लोग साथ में ही पढ़े लिखे हैं। हाँ, थोड़ी शिक्षा हम लोगों ने साथ में ली है। शुरू से ही इनकी एक चेष्टा रही कि हम इस संचार माध्यम में रहेंगे, आईटी के फील्ड में रहेंगे, और चीज़ों को ये बड़ा करते गए। आज बहुत सारे बच्चों को जो है पढ़ा लिखा के उस काबिल कर दिया कि आज इस आईटी फील्ड में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया हुआ है और काफ़ी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और कई संस्थाओं में इनके द्वारा पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो उन संस्थाओं में वो कई ऐसी चीज़ों को जो है वो डायरेक्ट उसको चला रहे हैं और देख रहे हैं और उस विधा को उसको आगे लेके चल रहे हैं। दीपक जी के बारे में एक चीज़ और बता जाओ कि जब ये कंप्यूटर का एजुकेशन यहाँ आया तो चंदौली में कंप्यूटर शिक्षा में जिले का कई प्रभार ऐसा है कंप्यूटर शिक्षा का, जिसका जो अधिकार है इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को आगे बढ़ाने का, पहला राइट इनको ही मिला इस चंदौली जनपद का, जिसको लेकर के और लगातार आज आगे बढ़े हैं। और पिछड़ा आयोग ना, हाँ, उसका भी प्रभार अभी इनके पास है और उसको भी लेकर के जो बच्चों के लिए जो परीक्षाएं हैं उसकी जो शिक्षा है उसको लेकर के लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं इनको अपनी तरफ से मैं देता हूं कि आप अग्रसर ये बढ़ते रहें। और कार्यक्रम के अंत में दीपक जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो हमारे अतिथि आए उनका आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को आगे समापन करने के लिए आप अनुमति दीजिए। तो दीपक जी आप आए और बच्चों को और साथ ही अतिथियों को दो शब्द कहते हुए आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और यहाँ बैठे सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम है। आज स्टार इंस्टीट्यूट धन्य हो गया कि आप जैसे हमारे मदन मोहन मालवीय जी के विश्वविद्यालय से स्वयं अध्यापक यहाँ पे उपस्थित है और हम लोगों के बीच हम लोगों को एक उनके लिए एक अच्छी जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। आज यहाँ पे बैठ करके कुछ ऐसा महसूस हुआ सर की बातों को सुन करके, शशि जी की बातों को सुन करके, जैसे कि कुछ हमारे मन में था जो इन्होंने कह दिया। बहुत से बच्चे मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं आप लोग बुरा मत मानिएगा। बहुत से बच्चे हम आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हम आपसे ये नहीं कहते कि आप मेरा रोज पैर छूइए, आप मुझे माला पहनाइए। हम जब पढ़ाते हैं ना तो उस चीज को ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि आप तो जो हमें दे रहे हैं वो मुझे मिल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं निसंकोच। लेकिन आप जो लेने आए हैं ना वो आप नहीं ले जा रहे, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं या कोई भी अध्यापक पढ़ाता है तो आप में से कुछ बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे, बुरा मत मानिएगा, बहुत बच्चे अपने किसी दूसरे कार्य में व्यस्त रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण आपका मोबाइल फोन भी है। कम से कम 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट दे दिया करिए, वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। क्योंकि वही जो सर ने कहा कि आप, उन्होंने कहा नियत नीति, इतना अच्छा तरीके से उन्होंने समझाया, हम क्या कहें, बहुत बढ़िया लगा कि आप जिस नियत से आए हैं उस नियत से यहाँ पर पढ़िए, उस चीज का अनुसरण करिए, वो चीज यहाँ से लेके जाइए। एक गुरु को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? एक गुरु को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है, उसको रुपया पैसा नहीं चाहिए, उससे आपका माला फूल नहीं चाहिए, उसे पुरस्कार नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि उसका जो पढ़ाया हुआ शिष्य है वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका हो। उस दिन, उस अध्यापक के दिल से जो दुआ आपके लिए निकलती है वो निसंकोच आप तक जरूर पहुंचती होगी और आपके जीवन में वो बहुत अच्छा करता हो। और गुरु को कुछ नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ें, हमारे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि है ही नहीं। आज स्टार इंस्टीट्यूट को आने वाले सितंबर में 20 साल पूरा हो जाएगा। ये संस्था मुगलसराय में 20 साल से कंप्यूटर एजुकेशन दे रही है और
इस 20 सालों में बहुत सारे छात्र छात्राओं को पढ़ाया गया। कई जगह पर जो है, अभी मैं तुरंत तत्काल की ही बात करूं, अभी 2 महीने पहले मैं कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया था। वहाँ पे हमारी एक छात्रा है, वहाँ पे बैंक में काम कर रही है, और वो बैठी हुई थी, 10 लोग उसके आगे खड़े थे। हमने कहा बेटा तुम यहाँ, वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। मतलब ये दिल इतना खुश हुआ, इतना अच्छा लगा कि हमारी पढ़ाई शिष्या यहाँ पर बैठ करके लगभग मुगल सराय, बनारस, मैं कहीं कहीं भी जाता हूँ, वहाँ पर बच्चे मिलते हैं, मिलने के बाद उनको देख करके एक अच्छे मुकाम पे खुशी होती है। तो आज के इस विषय का सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे समझ में आया कि आप जो शिक्षा लेने कहीं पर भी जाते हैं, ठीक, वहाँ पर आप उस जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस उद्देश्य को अपने बनाए रखिए। जीवन में काम वही आएगा, और अगर उद्देश्य से भटक के चलेंगे तो फिर वही बेरोजगारी वही आपके साथ रहेगी। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी संस्था में उपस्थित होने के लिए। एक बार आप सभी लोगों के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।